नमस्कार। आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कर निर्धारण की प्रक्रिया चैप्टर। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स पढ़ने में आपने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद हानियों की पूर्ति आपने चैप्टर पढ़ा। उसके बाद कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इनकम टैक्स, उस चैप्टर को आपने पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है पीछे भी। तो आपको बताना चाहते हैं कि हेडिंग लिखना है, एकदम साफ साफ एकदम आराम से बताएंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ना आए, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ ले। अपनी कॉपी में लिखिए कर निर्धारण की प्रक्रिया का अर्थ। यहीं पर लिखिए आप अपनी कॉपी में कर निर्धारण की प्रक्रिया का ध्यान दीजिएगा, कर निर्धारण की प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। तो आपको मैं बता देता हूं, कर निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत करदाता पर कर दायित्व के निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। लिखिए अपनी कॉपी में, साफ साफ लिखिएगा, हम एकदम अच्छे से। कर निर्धारण की प्रक्रिया में करदाता पर कर दायित्व की निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। ठीक है। इसके अंतर्गत निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एकदम अच्छे समझना है। अंतर्गत निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। इसके पहले न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके हैं। टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, टैक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे नंबर 1 पे है, पहला है गत वर्ष से संबंधित आय का विवरण जमा करना। समझिएगा, गत वर्ष से संबंधित आय का विवरण जमा करना। दूसरा आपको लिखना है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की राशि का निर्धारण करना। हमारी बातों को समझिएगा, हमारी भावनाओं को समझिएगा। ये सब मैं लिख रहा हूं आपके लिखने के लिए। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हैं, पेपर देने जाना है,
पेपर देने जाना हो या ना जाना हो, इसका बड़ा प्रचार आप सुनते होंगे रेडियो में। बहरहाल रेडियो का जमाना चला गया है, अभी भी रेडियो स्टेशन है, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार आप सुनते होंगे टेलीविज़न पर, इंटरनेट के माध्यम से। समझिए हमारी बातों को, क्या लिखा है मैंने, कर निर्धारण प्रक्रिया का अर्थ, कर निर्धारण की प्रक्रिया में करदाता पर, मतलब कि जो कर देने की स्थिति में होता है, जो कर को देने वाला होता है, टैक्स करदाता हम हैं। करदाता किसे कहते हैं, शुरुआत में थ्योरी मैंने बताई है। कार्यवाही प्रारंभ की जाती है कि कर दायित्व कितना आपके ऊपर कर लगेगा, उसकी कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट सम्मिलित किए जाते हैं। आय, गत वर्ष से संबंधित आय का विवरण जमा करना, मतलब कि कोई भी करदाता जो पैसा कमाया हुआ है, कोई भी करदाता जो पैसा कमाया हुआ है क्या करता है, कर का विवरण जमा करता है। अगला है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की राशि का निर्धारण किया जाता है। आप क्या प्रचार में सुनते होंगे, आप सुनते होंगे आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 सितंबर, 31 मार्च, कोई भी तारीख आप सुनते होंगे। पक्का है, मैं दावा करता हूं, अगर आप टेलीविजन देखते होंगे, टेलीविजन मोबाइल पर भी सुनते होंगे, समाचार पत्रों में सुनते होंगे, तमाम विज्ञप्ति निकलती है सरकार के द्वारा। तो इनमें क्या होता है कि जैसे गत वर्ष में, गत वर्ष किसे कहते हैं, पेपर में पूछता है, ऐसी आय जिस वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है उसे गत वर्ष कहते हैं। गत का मतलब होता है प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला वर्ष। दावा करता हूं पेपर में ना आए तो हमसे मिलना, गत वर्ष। अब आप ना लिख पाए तो बात अलग है, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आयकर, आय का विवरण का मतलब क्या होता है, जो कमाई की गई है उसके विवरण के बारे में आप बताइए। विवरण कैसे बताया जाता है, सैलरी से कितना कमाए हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाए हैं, बिजनेस प्रोफेशन से कितना कमाए हैं, कैपिटल गेन से कितना कमाए हैं, अदर सोर्सेस से कितना कमाए हैं। दूसरा नंबर देखो, विवरण में क्या जमा करोगे, यही जमा करोगे कितना पैसा कमाया, और पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। स्टूडेंट ना पढ़े तो हमारी कोई कमी नहीं है, अगर ना पढ़ा हो तो हमको आप बताएंगे, हम पढ़ा देंगे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की राशि का निर्धारण किया जाता है। कर की राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है, एक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है परंतु 80 से कम है, जिसकी उम्र 80 से अधिक है, वहां पर कर का निर्धारण कैसे किया जाता है उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इतना आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अपनी कॉपी में अब हेडिंग डालना है आय का विवरण। आय का विवरण बहुत सुनते होंगे आप, हिंदी में कम सुनते होंगे। रिटर्न ऑफ इनकम, बहुत सुनते हैं आप, मैं बता रहा हूं बच्चा सुनते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आप बहुत सुनते हैं। ठीक है, आय के विवरण में आपको लिखना है धारा 139 139, धारा 139। धारा 139 में आपको ध्यान देना है, कहा गया है कर निर्धारण की प्रक्रिया में आय का सही विवरण होना अति आवश्यक है। समझिएगा हमारी बात को, भले देख के लिख रहे हैं, हमको सब याद है, लेकिन मैं सोचता हूं कोई एक पॉइंट इधर उधर ना हो। कहा गया है कर निर्धारण की प्रक्रिया में आय का सही विवरण होना अति आवश्यक है। अच्छा बताओ, आय का विवरण कौन देता है,
करदाता देता है, हम देंगे, हम करदाता हैं तो हम देंगे, आप करदाता हैं तो आप देंगे। ठीक है, क्योंकि आय पर ही कर की गणना की जाती है। याद रखिएगा, कर निर्धारण प्रक्रिया में आय का विवरण होना अति आवश्यक है, सही होना चाहिए, गलत सलत नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा है थोड़ा सा, कर निर्धारण की प्रक्रिया में आय का सही विवरण होना जरूरी है। जब टैक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, टैक्स का निर्धारण किया जाता है, ध्यान देना है, तब सही आय, आय का मतलब मैंने बताया पहले ही, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से, अदर सोर्सेज से। कौन देगा आय का विवरण? करदाता। यही बोलते हैं भैया इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि ना, रिटर्न दाखिल करवाया जाता है। समझ रहे हैं? कहा गया है इसको कौन करता है? कहा गया है किसी भी करदाता। करदाता में कौन कौन आता है? याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको पूछा जाता है। किसी भी करदाता, करदाता में व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित, परिवार, हिंदू अविभाजित, हिंदू मुसलमान से लेना देना या नहीं है। हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब होता है, क्या होता है हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब होता है, जैसे ऐसा परिवार जिनमें भैया कई लोग कमा खा रहे हैं। जैसे हमारे संतोष जी हैं, संतोष भी कमा रहे हैं, उनके पापा भी कमा रहे हैं, उनके भैया भी कमा रहे हैं, सब एक हो, करता धरता सब, मतलब अलग अलग कमा रहे हो, करता धरता एक हो। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। साझेदारी आप जानते हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति ना, साझेदारी। कंपनी, कंपनी द्वारा, इनके द्वारा आयकर विवरणी जमा करना होता है। समझ रहे हो नहीं? व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले काम की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले काम की ओर। थोड़ी देर समझिएगा हमारी बात को। पेपर में आप, पेपर को याद दिलाते हुए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पूछता है व्यक्ति के बारे में लिखने के लिए। समझिए हमारी बात को, पेपर की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। एक होता है व्यक्ति पर्सन, एक होता है व्यक्ति इंडिविजुअल। जैसे मैं हूं, मैं राजकुमार मौर्य हूं, तो मैं इंडिविजुअल हूं। समझ रहे हो? व्यक्ति हूं, एक व्यक्ति हूं मैं। इंडिविजुअल मतलब मैं एक व्यक्ति हूं। और एक होता है व्यक्ति अकेले, पर्सन। पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन में व्यक्ति आता है, हिंदू अविभाजित परिवार आता है, साझेदारी आती है, कंपनी आती है, व्यक्तियों का संघ आता है, व्यक्तियों का समुदाय आता है, कृत्रिम न्यायिक संस्था आती है। ठीक है, कृत्रिम न्यायिक संस्था आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, आयकर विवरणी किसको, इनको सबको जमा करना होता है। व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, पेपर में पूछा जाता है। अब व्यक्ति पूछा जाता है, ढेर जने अपने बारे में लिख देंगे। पढ़ाई जरूरी है, जब आप सही से पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाए। और नहीं तो पूछ लीजिएगा, कोई आपकी क्लास में पढ़ रहा होगा, बहुत तगड़ा स्टूडेंट अगर नहीं हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो पूछ लीजिएगा व्यक्ति किसे कहते हैं। खुद या तो बता देगा स्टूडेंट, या तो कहेगा भैया नहीं पता है। अभी वो पेपर होने वाला है, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, पेपर होने की कगार पे है। पूछ लीजिएगा व्यक्ति में कौन कौन आता है, तो आपको खुद पता लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अच्छे से। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आगे जब आयकर की विवरणी जमा की जाती है तो इस पर क्या होती है कार्यवाही।
कार्यवाही का मतलब कर निर्धारण की कार्यवाही चालू हो जाती है भैया। जैसे हम करदाता हैं या आप करदाता हैं, आप टैक्स देने वाले हैं, हम मान लीजिए अधिकारी हैं, मान लीजिए हम इनकम टैक्स के, हमारे पास जमा होगा कितना इतना पैसा कमाए हैं आप, समझ रहे हैं, तो हम उस पर क्या करेंगे, कार्यवाही प्रारंभ कर देंगे, टैक्स निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर देंगे। और टैक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है सब मैंने बताया है, सवाल नहीं बताया होगा तो भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देंगे। अब आपको लिखना है आय का विवरण का अर्थ, आय का विवरण का अर्थ, आय का विवरण का अर्थ क्या होता है। तो लिखना है यह एक ऐसा विवरण है जो मैंने पहले बता दिया वो है, यहां मिल रहा है, यह एक ऐसा विवरण है जिसमें प्रत्येक शीर्षक से संबंधित आय अथवा हानि, जिसमें प्रत्येक शीर्षक से संबंधित आय अथवा हानि का उल्लेख रहता है। अब आप समझिएगा, मत समझिएगा दिमाग में देख देख बता रहे हैं हम, देख देख लिख लेंगे, देख देख के अलावा नियम समझो। आय के विवरण का अर्थ है, मैंने पहले बता दिया भाई लोग ना कि हमें क्या होता है, एक डिटेल में समझो। इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्सेस होता है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, सभी का विवरण इसमें क्या रहता है, उल्लेखित रहता है। सभी का विवरण इसमें क्या रहता है, उल्लेखित रहता है। भैया फायदा हो सकता है, घाटा हो सकता है, समझ रहे हैं, फायदा हो सकता है, घाटा हो सकता है। सब चैप्टर आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सैलरी, और ना पढ़ा हो तो आप हमको बताइए ना, आप हमको बताइए। ऐप में सभी कोर्स लगाए गए हैं, आप हमको बताएंगे तो आपको मिलेगा, लेना होगा तो। हमारा काम है अच्छे से पढ़ाई करवाना, आपका काम है अच्छे से पढ़ना। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो और अच्छा है। आपको मैं बताना चाहता हूं अन्य बातों का भी उल्लेख रहता है, अन्य बातों का भी उल्लेख रहता है आयकर की विवरणी में। कौन कौन सी बातें हैं, 80C से 80U की कटौतियां, 80C से 80U की कटौतियां भी उल्लेख रहती हैं, छूट, ठीक है। यह जो यह एक फॉर्म होता है, क्या होता है, आयकर की विवरण का फॉर्म होता है। आजकल भैया ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन भरिए, ऑफलाइन इनकम टैक्स के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आजकल जमाना बदल गया है, जमाने के बदलते हुए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी आगे बढ़ने का काम करेंगे, आप भी पढ़ने लिखने का काम करेंगे। तो आपको एक डिटेल में मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको मैं बता रहा हूं तो आपको गौर करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या गौर करना पड़ेगा, आय का एक ऐसा विवरण है, रटना नहीं है यार, तब पढ़े लिखे हो। आयकर का विवरण का मतलब क्या होता है, आय के विवरण का मतलब क्या होता है, आय के विवरण का मतलब होता है, जैसे आपने पीछे के चैप्टर पढ़ा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वही बारे में बता ही दो। क्या बता दो, सरकार को, इनकम टैक्स के अधिकारी को बता दो, वही है आय का विवरण। और क्या होता है,
और होता है जब कोई कटौती होती है, कोई प्रावधान होता है, कोई आपने उसकी छूट ली है तो उसको भी बताना पड़ता है ईमानदारी से। तो उसी के आधार पर क्या होता है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है इनकम टैक्स के अधिकारी के द्वारा, या फॉर्म ऑनलाइन ई रिटर्न बोलते हैं, समझ रहे हैं, ई रिटर्न इसका प्रारूप है। इसके प्रारूप के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, समझिए, जरूरी नहीं है कि सब कुछ रट लो, ठीक है। आपको लिखना है आय का विवरण जमा करना, हेडिंग आय का विवरण जमा करना। आय का विवरण जमा करना धारा 139 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 139 है, 139 की उपधारा 1 है। तो इनमें क्या कहा गया है कि किसको किसको जमा करना होता है, समझिएगा। पहला है कोई कंपनी है या फर्म, समझिएगा हमारी बात को। कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, आय का विवरण कंपनी को जमा करना होगा। दूसरा है स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता जानते हो क्या होता है? स्थानीय सत्ता अगर कर मुक्त सीमा से अधिक पैसा कमाए तब, यानी कि कर योग्य। स्थानीय सत्ता को भी क्या होता है, स्थानीय सत्ता को भी क्या करना पड़ता है छोटू, आयकर की विवरणी जमा करनी पड़ेगी, आय का विवरण। तीसरा नंबर कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, उसे भी, मतलब कर योग्य की सीमा में पैसा कमा ले, उसे भी आय की विवरणी जमा करनी पड़ेगी। समझिएगा एक एक पहलुओं को, हमारे हम एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर कर रहे हैं। अब आपको समझना है कौन कौन जमा करेगा आय का विवरण, कंपनी करेगा या फर्म करेगा, स्थानीय सत्ता कर मुक्त सीमा से अधिक पैसा कमाए, कोई अन्य व्यक्ति करेगा, तब करना पड़ेगा। इसको आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए, फिर एक एक करके हम आपको बताते हैं, एक एक टॉपिक बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अब आगे आइए। एक व्यक्ति, हेडिंग डालिए, एक व्यक्ति, उसी के अंदर, हाँ बच्चा, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, महिला, पुरुष, 60 वर्ष से कम। कौन आयकर विवरणी जमा करेगा बच्चा? महिला, पुरुष, 2.5 लाख रुपए से अधिक। जो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाएगा वो आयकर विवरणी जमा करेगा। जेकई उम्र, चाहे महिला हो भैया चाहे पुरुष हो, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल भर एक है श्यामू काका, ठीक है। दूसरा लिखना है चाहे महिला हो चाहे पुरुष, 60 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से कम। कितना? 3 लाख रुपया। समझ रहे भाई? 3 लाख रुपया तक कमाएंगे तक से अधिक आए। तीसरा नंबर आपको लिखना है
महिला पुरुष 80 वर्ष से अधिक। ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी ना तभी पेपर में कुछ बना कर भी लिख पाओगे, नहीं कुछ बने होने ना भैया। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होता है, 80 वर्ष से कम होता है, उनका क्या बोलते हैं? वरिष्ठ नागरिक। जिनका उम्र 80 वर्ष से अधिक होता है उनका क्या बोलते हैं भैया? अति वरिष्ठ नागरिक। समझ रहे हो? मूड़ी ऐसे हिला रहे हो, ठीक है। बी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय। ये लोग कितना कमाएंगे? 2.5 लाख रुपए से देती भैया। कंपनी, फर्म, ठीक है, इनके लिखो नील। नील मतलब 0 रुपये कमाए तब इनको आयकर की विवरणी जमा करनी पड़ेगी। तो इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद सेकेंड नंबर टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न वाला चैप्टर, आयकर विवरणी। पहली हेडिंग जो मैंने आपको बताई उसमें मैंने बता दिया आय का विवरण जो जमा किया जाता है, ठीक है। कौन कौन? एक व्यक्ति के बारे में, हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में, एक व्यक्ति में मैंने आपको बताया, फर्म के बारे में मैंने आपको बताया, कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप अपने कॉपी में लिखिए आय का विवरण। ध्यान दीजिएगा, मेन टॉपिक आय का विवरण निर्धारित फॉर्म पर। एक फॉर्म होता है भैया, इसीलिए बोला है निर्धारित फॉर्म। ऑनलाइन अब भरा जाता है, ऑफलाइन भी है। निर्धारित फॉर्म पर इसकी एक देय तिथि भी होती है, ऐसे नहीं कि जब मन गया तब लेके पहुंच जाओ। इसकी एक देय तिथि होती है। तिथि पर इससे पहले, देय तिथि से पहले या इससे पहले तथा निर्धारित ढंग से, समझिएगा थोड़ा, ऐसे लिखे पढ़ के नहीं है, निर्धारित ढंग से हस्ताक्षरित होता है। हस्ताक्षरित तथा सत्यापित करके आयकर विभाग में जमा करना होता है। समझिएगा, मैं चाहता तो ऐसे भी बोल देता, लेकिन देखो लिख रहे हैं तो इससे आप भी लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चे कमजोर भी होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं जो आय का विवरण होता है, इनकम टैक्स का जो रिटर्न का फॉर्म होता है, निर्धारित फॉर्म होता है। क्या पहली बात, ऐसा नहीं कि कॉपी कलम लेके लिख दो, इसे लेके चले जाओ पहुंच जाओ। एक इसका निर्धारित फॉर्म होता है, समझ रहे हो, फॉर्म होता है। इसकी एक अपनी देय तिथि होती है, या देय तिथि से पहले भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देय तिथि के बाद लेकिन नहीं होता, देय तिथि के पहले। निर्धारित ढंग होता है, सिस्टम होता है। हस्ताक्षर होता है कि कहे हमार, हमको भरना है हमार, तुमको भरना है तुहार, अगले को भरना है अगले को। सत्यापित किया जाता है। आयकर
विभाग में फिर इसको क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म होता है, बुझला। अब एक दे तिथि भी है भैया। दे तिथि कब है, कंपनी के लिए 30 सितंबर। सितंबर में इसका वो आता है, मतलब कि दे तिथि आखिरी सितंबर में आता है। और ऐसा करदाता जिसकी पुस्तकों का कानून के अंतर्गत अंकेक्षण होना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए इधर, ऐसा करदाता है जिसके अंतर्गत अंकेक्षण जिसका जब अनिवार्य हो, कानून अनिवार्य कर दे, उसको भी 30 सितंबर तक जमा करना होगा। फर्म जिसका अंकेक्षण हो, अंकेक्षण मतलब ऑडिट, जांच हो, उसके लिए 30 सितंबर। कंपनी के लिए जो छूट गए, इसके अलावा अन्य के लिए 31 जुलाई। तो याद रहे कुछ, कंपनी वाला याद कर लो 31 जुलाई, और बाकी कब का रहेगा, 30 सितंबर रहेगा। समझते चलिए, यही है, ठीक है। अब यहां समझना है, देखा भैया, अलग अलग लोग के लिए, अलग अलग करदाता के लिए अलग अलग फॉर्म है। आपको लिखना है बी, निर्धारित फॉर्म। अपनी कॉपी में लिखिए ITR1। एक बोलते हैं सहज, समझिएगा, मतलब फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 है, ये कहता है यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए लागू है जो पेंशन, वेतन, मकान से, ब्याज से कुल आय 50 लाख से अधिक ना हो। समझिएगा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये वेतन से कमाए, पेंशन से कमाए, मकान से कमाए, और कहां से कमाए, ब्याज से कमाए, कुल आय 50 लाख से कम। समझना है, आप थोड़ा दिमाग अपना दौड़ाइए थोड़ी देर के लिए। यही क्वेश्चन आप जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे कहीं पर भी, समझ रहे हो मुन्ना, पूछ लेगा ITR1 का प्रयोग कहाँ होता है, 50 लाख से अधिक जहां इनकम हो, ऐसे मतलब बना के पूछ लेगा। तो यही मेन पॉइंट है बच्चा। ITR नंबर 2, ITR नंबर 2 कहता है यह फॉर्म उन व्यक्तियों एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू है। किसको लागू होता है, इंडिविजुअल मान लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मान लीजिए, ठीक भाई, जो एकाकी व्यवसाय या अथवा पेशे से नहीं, जिनकी आय एकाकी व्यापार एवं पेशे से नहीं। आप जरा समझिए, है नहीं, नहीं है कह रहा हूं। ITR नंबर 3, कहा है जिनकी आय एकाकी व्यापार, सब कुछ वही होगा, इंडिविजुअल होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, जिनकी
आय एकाकी व्यापार एवं पैसे से है। 2 नंबर पे नहीं है और यहां पर है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ITR 4 सुगम इसको बोला गया है। नंबर 1 को सहज बोला गया, नंबर 2 को नंबर 4 को सुगम बोला गया है। कहा गया है धारा 44 AD AD 44 ADA धारा है ADA धारा 44 AE विशेष प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसाय एवं पैसे किया है। विशेष अंतर्गत व्यापार एवं पैसे की आय। ITR 5 कहा गया है किसके लिए है? साझेदारी फर्म। देखो जानकारी मिलती जाएगी, पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप भर सकते हो। अब साझेदारी फर्म व्यक्तियों का समुदाय, समूह मतलब व्यक्तियों का समूह, ITR 6 सभी कंपनी के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ITR 7 राजनीतिक दल जानते हो, जैसे बीजेपी है, बहुत रुपया कमाई गई, कहां से? चंदा बटोरे पैसा, ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, जो दल होंगे, आम आदमी पार्टी, लोग को बहुत पैसा कमाते हैं। लोग कौन सा ITR भरते हैं, बताते हैं कहाँ कहाँ पैसा है। 7 नंबर में ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत सुनते होंगे आप लोग ना, पुनर्वास संस्था, ये लोग कौन सा है? 7 नंबर। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का काम करेंगे।